मैं हूँ गजानन वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक सृजन, अध्याय 15, तौलिया। लेखक उपेंद्र नाथ अश्क। इनका जन्म सन 1910, मृत्यु सन 1996 ईस्वी। आज हम उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा रचित तौलिया पाठ है। इसमें मुख्य जो भूमिका निभाने वाले, जिसको आप कह सकते हैं मधु और बसंत, दोनों अपने अपने आचरण से भिन्न नजर आते हैं। दोनों अपनी जगह सही हैं, किंतु आपस में विचारों के तालमेल न होने के कारण उनकी जिंदगी नारकीय हो जाती है। दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो सफाई के मामले में ज़्यादा ध्यान देती है, वो सफाई से ज़्यादा जीवन को जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, इस पे ज़्यादा विचार करते हैं। इस तरह से इस पाठ के माध्यम से जो तौलिया नामक जो पाठ है, तौलिए एक झगड़े की जड़ है और तौले के माध्यम से छोटी छोटी बातों में इनमें झगड़ा होता है। अंत में किसी तरह सामंजस्य करके इनका जीवन बच जाता है, अन्यथा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। वैसे एक ये नाटक है, इस प्रकार से है। देखिएगा, पहले तो इसका कवि परिचय, लेखक परिचय है। उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद जी की प्रेरणा से अग्रसर हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावाती दौर में उनकी रचना धर्मिता का विकास हुआ। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना एवं अनुवाद, इन सभी विधाओं में भरपूर कलम चलाई। नाटक एवं एकांकी विधा अर्थात कला को नए आयाम देने वाले अश्क जी ने जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता अर्थात जो बुराइयां थी, जड़ता एवं आडंबरों पर निर्ममता पूर्वक प्रहार करके मानसिक भावों व अंतर्द्वंद्व को बखूबी चित्रण किया है। उपेंद्र नाथ अश्क की प्रमुख रचनाएं हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गरम राख, सितारों के खेल, उपन्यास, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा कहानी संग्रह, लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर, ये नाटक हैं। अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे, एकांकी संग्रह, एक दिन, आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मिया, काव्य, मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ, संस्मरण, अन्वेषण की सहयात्रा तथा हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय, आलोचना आदि। प्रस्तुत एकांकी तौलिया में शिष्टाचार, सभ्यता व तहबीज के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखावटीपन पसरता जा रहा है। इनके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर दिखावापन दिख रहा है। उससे चाहे परिवार के रिश्ते खराब हो जाए, उससे किसी को लेना देना नहीं होता है। रिश्तों की प्रगाढ़ता शिथिल होती जा रही है, जबकि रिश्ते ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।
और वसंत रिश्तों को ज़्यादा तवज्जो देते थे, किंतु जिसको आप कह सकते हैं मधु रिश्तों से ज़्यादा वो ध्यान रखती थी स्वच्छता का। स्वच्छता व सलीका पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है। सहजता एवं सरलता से जीवन जीने में जो खुशी एवं आनंद मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। मतलब सरलता से जीवन का जो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, ऐसी खुशी, ऐसा आनंद मिलना बड़ा मुश्किल है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृष्टता में है। इंसान अपने जीवन को जीना चाहता है, बाहरी तड़क भड़क पर ज़्यादा ध्यान देता है, उससे जीवन का सही आनंद नहीं मिल पाता और ये बड़ा मुश्किल है। तौलिए कहानी के अंदर अब आप देखिएगा, इसमें मुख्य जो पात्र हैं वसंत, चिंती, मधु, मंगला, सुरो। इस कहानी की जो घटना है नई दिल्ली की है। वसंत वहाँ किसी कार्यालय में नौकरी करता है, उसकी शादी मधु से हो जाती है। मधु नए ख्यालों की है, साथ में सफाई पसंद करती है, किंतु वसंत सफाई पसंद करता है, किंतु वो ये भी ध्यान रखता है कि सफाई के चक्कर में हमारे रिश्ते खराब न हो जाए, हमारा आनंद न बिगड़ जाए। तो देखिएगा, स्थान नई दिल्ली का है। पर्दा वसंत के ड्राइंग रूम में उठता है। ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है न छोटा, बहुत सजा हुआ भी नहीं है। वसंत एक 250 मासिक पाता है, अर्थात वसंत नौकरी करता है, उसको 250 रुपये मासिक मिलते हैं। पर नई दिल्ली में 250, लेकिन वह फर्म का मैनेजर है, इसीलिए टेलीफोन लगा है, इसलिए कमरा भी सजा है। बाईं दीवार के साथ एक मेज लगी है, उस पर कागज़ पन्नों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा है। मेज के इधर एक दरवाज़ा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज के उस ओर कोने में एक अंगीठी है, किंतु आग शायद इसमें नहीं जलती, क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है, उस पर सजावट की चीज़ें भी रखी हुई है, वैसी ही जैसे मध्यम वर्गीय घरों में होती है, लेकिन वे बिखरी नहीं है और करीने से लगी हुई है। 2 पीतल के गुलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इसी अंगीठी के कपड़े की लंबाई झालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट है। नीचे एक छोटी सी मेज़ पर रखा है, जिसके मेज पोज का डिजाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की सुरुचि का पता देता है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है, जिससे कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के ऐन सामने पड़े कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना है। अंगीठी के बराबर एक दरवाज़ा है जो रसोई में जाता है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बेंत के कोच का सेट है। इसके आगे एक तिपाई पड़ी है। तिपाई किसको बोलते हैं? 3 पैरों वाले, जिस प्रकार के स्टूल वगैरह के 4 पैर होते हैं, तिपाई के 3 ही पैर होते हैं। सेट की गद्दियाँ सुंदर और सूझपूर्ण है और तिपाई का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। अर्थात तिपाई, अंगीठी, इन पे जो कपड़ा लगा है इनका आपस में मेल करता है। ऐसा सामंजस्य बिठा रखा है जैसे कोई दिखाने लायक कोई चीज़ हो। सामने दीवार के बाईं ओर कोच से जरा हटकर एक दरवाज़ा है जो स्नान घर को जाता है। सामने दीवार के
बाईं ओर कोस से जरा हटकर एक दरवाज़ा है जो स्नान घर को जाता है। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज लगी है जिससे वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम ले लेते हैं। इसके ऊपर खूंटियों पर तौले टके हैं। मेज के दोनों ओर एक दो कुर्सियां पड़ी है। दाईं दीवार में इधर को एक दरवाज़ा है जो बाहर जाता है। पर्दा उठते समय हम बसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। कहने का तात्पर्य जैसे ही वसंत पर नज़र जाती तो उस समय क्या करता है, वसंत हजामत बना रहा है और उसको तौले की आवश्यकता है। वह खुद का तौलिया न लेकर के दूसरे तौले से अपना मुंह पोंछ लेता है। बात वहीं बिगड़ती है। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौले से मुंह पोंछ रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है। कहने का मतलब वसंत की पत्नी मधु प्रवेश करती है। वसंत की पत्नी मधु आ जाती है। मधु, ये फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया। मैं कहती हूँ आप। इस बात को सुनकर के वसंत कहता है, मुंह पोंछते पोंछते रुक जाता है। ये कमबख्त तौलिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह कि मदन के तौलिए छोटे और हजामत। इस बात को सुनकर के मधु चिढ़ करके बोलती है, और हजामत के तौलिए कैसे हैं? जी जरा आँख खोलकर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं। 20 यूँ तो धारियाँ पड़ी हुई है उसमें, और मदन के तौले सादे। और इस बात को सुनकर के मधु, लेकिन रोएदार तो, अर्थात इनमें रोए तो है ना। मधु इस बात को सुनकर के उन पे व्यंग करती हुई कहती है, दोनों है जी। आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है, मैं कहती हूँ। इस बात को सुनकर के वसंत निरुत्तर हो जाता है। वसंत कुछ बोल नहीं पाता है, किंतु अब वो बोल रहा है, वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ मुझे हजामत का तौले दे दो। कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दिया। अब देखिएगा, इस बात को सुनकर के मधु बोलती है, खूंटी पर टका तौलिया उठाकर उसको देते हुए, ये तो टका है सामने फिर भी। वसंत इस बात को सुनकर बोलते हैं, मैंने ऐनक उतार रखा है, और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। इस तरह से खिसकियानी हंसी हंसते हैं। मधु जी, आपकी दुनिया, आप किस दुनिया में रहते हैं? अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुंह फुलाकर दम से कोच में धंस जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। वसंत हजामत का सामान रखता है, फिर अचानक उसकी ओर देखकर, वसंत तुमने फिर मुंह फुला लिया। वसंत ने उसे कहा अपनी पत्नी से कि तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज हो गई क्या? मधु व्यंग से हंसती हुई कहती है, नहीं मैं नाराज नहीं। वसंत, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो ये भी नहीं जानता या ये भी नहीं पहचानता, अर्थात तौलिया छोटा है कि बड़ा है, या मदन का है कि मेरा है। मधु उसी तरह हंसकर, मैं कब कहती हूँ। इस बात को सुनकर के मधु सामान वैसे ही छोड़ करके कुर्सी को अपनी ओर घुमाते हुए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति प्रतिबिंबित हो जाती है। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती है, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था। मैंने अपने सब पत्ते, अर्थात मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अर्थात मेरी सब पत्ते मैंने आपको खोल दिए। अब देखिए, इस बात को सुनकर के मधु को क्या लगा। मेज़ पर रख दिए थे, देखिए मैंने अपने पत्ते इसके बाद में
मधु उसको कह रही है, इसके बारे में मधु कहती है, मधु बोल रही है, उसी हिसाब से मेज़ पर रख दिए थे, उसी तरह व्यंग से हंसकर मैं कब इनकार करती हूँ। वसंत, तुम्हारी हंसी कितनी विषैली है, इसी तरह विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है। इस बात को सुनकर के मधु चुप रहती है, उसका जवाब वो दे नहीं रही है। वसंत, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ। मधु की बातें सुनने के पश्चात भी क्या है कि वसंत उनको कहना चाहते हैं कि मैं बड़ा भारी स्वास्थ्य का, सफाई का भारी समर्थक हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सफाई के चक्कर में हमारा प्रेम, हमारा संबंध, हमारे रिश्ते टूट जाएं। वो सफाई से ज़्यादा रिश्तों को महत्व देता है, किंतु मधु है वो नए ख्यालों की थी, इसलिए रिश्तों से बढ़ करके उसके लिए सफाई ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थी, अर्थात वो सफाई पे ज़्यादा ध्यान देती थी। तुम्हारी हंसी कितनी विषैली है, इसी तरह विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया। कहने का मतलब तुम हंसती है, लेकिन तुम्हारी हंसी के अंदर विष है, जहर है, और इसी के कारण, गुस्से के कारण आपने अपने शरीर का सत्यानाश कर लिया, अपने शरीर को आपने खराब कर लिया। इस बात को सुनने के पश्चात भी मधु चुप रहती है। वसंत बोल रहा है, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ। कि कैसे विश्वास दिलाऊं, मैं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ, सफाई को पसंद करता हूँ। इस बात को सुनकर मधु हंसती है। इससे क्या संदेह है, इसमें क्या संदेह है वसंत, और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं। मधु सिर्फ हंसती है। फिर दोबारा वसंत बोल रहा है, पर मैं तुम्हारी तरह एरिस्टोक्रेटिक अर्थात रईस वातावरण नहीं पला, और मुझे नजाकतें नहीं आती। नजाकत का अर्थ होता है सुकुमारता, कोमलता। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम 6 भाई उसे काम में लाते थे। इसके बाद में मधु इस बात को सुन करके, आप मुझे एरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं, मेरी मजाक उड़ाते हैं। मैं कब कहती हूँ 10 तौले हों। मधु इस बात को सुनकर कहना चाहती है कि ज़रूर नहीं है कि हमारे पास 10 तौले हों, किंतु हम बहुत सारे तौले रख सकते हैं, तो इसमें संदेह क्या है। वसंत, 10 और किस तरह होते हैं, नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, हाथ मुंह पोंछने का अलग, और फिर तुम्हारे और मदन के अलग अलग। ये वसंत व्यंग करते हुए कहना चाह रहा है। मधु पहलू बदल कर, लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है। जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों न 10-10 तौले रख लें। कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहें तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती। अर्थात इंसान गरीब होते हुए सफाई पर ध्यान दे सकता है। तौलिए न सही, खादी के अंगोछे सही, कुछ भी रखा जा सकता है। अगर तौलिया न रखा जाए तो खादी के अंगोछे भी रख लिया जाए, कुछ भी रख लिया जाए, लेकिन जिस तौले से किसी दूसरे ने बदन पहुंचा हो, उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पहुंच सकता है। अरे भाई, वसंत तो क्या है कि ऐसे परिवेश में पला था, ऐसी जगह रहा था जहां लोग गरीबी में जीते थे। इसमें तो वसंत आपको पाठ के माध्यम से भी बताएगा कि किस तरह से हम लोगों के सामने रहते थे। कभी कभी कई दिन तक बनियान बदलने का मौका नहीं मिलता था, और जितने भाई थे एक ही तौले से अपना शरीर पोंछ लेते थे, फिर भी इनके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं हुई, न इनके दांत खाज खुजली, किसी तरह से चर्म रोग हुआ। ये इनको बतलाना चाहते थे कि इंसान के मन में एक विश्वास होना चाहिए, सफाई ज़रूरी है,
किंतु सफाई का मतलब ये नहीं है कि आपस में रिश्ते ही खराब हो जाए। किंतु मधु क्या है कि बचपन से ऐसे परिवेश में पली थी जहाँ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ऐसी स्थिति में सफाई के मामले में वो कभी भी समझौता नहीं कर सकती थी। उसके बाद उसको चाहे कितनी समस्याओं को सामना करना पड़े, वो सफाई के बारे में निश्चित रूप से बोलती। इस बात को सुनकर के बसंत कह रहा है, मैं कहता हूँ हम 6 भाई एक ही तौले से बदन पहुँचते रहे। मधु इस बात को सुनकर कहते हैं, लेकिन बीमारी? वसंत, हम में से किसी को कभी कोई बीमारी नहीं हुई। तो मधु कह रही है, पर चर्म रोग? तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं, और फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता। रोग बढ़ता है कमजोरी से, हमारे शरीर के रोग से, लोहा लेने वाले लाल कीटाणु कम होने से। तब चूहा सेदनसा की बात जानती हो? कहने का मतलब उन्होंने चूहा सेदनसा कोई गांव था, उसकी घटना के बारे में उनको बताया, किस प्रकार से वहाँ के निवासी गंदा चीकट मैला पानी पीने के पश्चात भी वो स्वस्थ थे। एक बार विदेश से कोई परीक्षण करने के लिए वहाँ आ गए, तो वहाँ उनका परीक्षण किया गया, उनके रक्त का परीक्षण किया गया, वो एकदम स्वस्थ थे। वहाँ जाकर देखा कि कौन सा पानी पीते हो, तो वहाँ जोहर का गंदा मैला चीकट वो पानी पीते थे, किंतु फिर भी उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक था। पता लगाया, सच्चाई का पता लगा, तो उनको इस बात की जानकारी हुई कि ये फिर भी लोग स्वस्थ क्यों हैं। उनके खाने पीने के बारे में पूछा तो पता लगा ये लोग खाने में दही लस्सी का उपयोग ज़्यादा करते हैं। कहने का तात्पर्य कि जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, जिनकी एंटीबॉडी अच्छी है, जिसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता है, रोग निरोधक प्रतिरोधक क्षमता है, तो वह रोगों से लड़ सकता है। ये मधु को यही तो समझाना चाहते थे कि इंसान खान पान अच्छा करे, अपने जीवन को सुखमय रखे, स्वास्थ्य का ध्यान रखे, तो ही ये हो सकता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। इस बात को सुनकर के कई विवाद हुए, किंतु दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। फ़र्क यही था कि मधु सफाई पे ध्यान देती थी, और वसंत वो भी सफाई पे ध्यान देते थे, किंतु फ़र्क ये था कि सफाई के कारण आपस में रिश्ते खराब न हो जाए, इसलिए सफाई से ज़्यादा वो रिश्तों को महत्व देता था, और रिश्तों के मामले में वो किसी तरह से समझौता नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो बार बार अपनी पत्नी मधु को समझाता, किंतु मधु की ये बात समझ में नहीं आती। वो हर बात को भा करके सफाई पे ध्यान देती थी, हालांकि दोनों सफाई पसंद करते थे। आज सिर्फ इतना ही आपको बताएंगे, बाकी इसका अगले वाला टॉपिक कल आपको बताएंगे। थैंक यू, ओके, बाय।